हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। एक्चुअली ये आउट ऑफ टर्न वीडियो मैं बना रहा हूँ। आउट ऑफ टर्न यानी आई डोंट नीड टू एक्चुअली डू दिस बिकॉज ये इसमें काफ़ी इंडिया सेंट्रिक और इंडिया के बारे में मतलब हमारा चैनल वैसे फाइनेंस, मार्केट्स, निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में है, ज्ञान देने वाला। बट बीच बीच में आपने देखा होगा वी डू पॉलिटिकल कवरेज, यानी क्या हो रहा है अपने देश में। बिकॉज पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट अगर मार्केट्स पे पड़ता है तो दोनों को रिलेटेड हैं, तो उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे आदरणीय और फादरणीय प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे है, और incidentally yesterday he finished 100 days of his first 100 days of NDA 3.2, which was earlier supposed to be Modi 3.2, but now it is NDA कोएलिशन की सरकार। मैं बिल्कुल sarcasm यूज नहीं करूंगा इस वीडियो में, कोशिश करूंगा, लेकिन फैक्ट, सत्य और ट्रूथ पे बात करें। ऑन द फर्स्ट 100 days ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, क्योंकि हमने एक मुहिम चलाई थी 9 जून से, डे 1 ऑफ 100, डे 10 ऑफ 100, डे 25 ऑफ 100। उसमें मैंने कहा था कि जब 100 दिन पूरे होंगे तो हम थोड़ी ना पॉलिटिशियंस की तरह हैं, अपने प्रोमिस अगर देंगे तो वो पूरे करेंगे ना, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन। प्रॉमिस अगर वो पूरे करता है तो फिर वो तो एक ईमानदार गवर्नमेंट सर्वेंट निकला। हम तो वो न होते हुए भी, बिकॉज हम गवर्नमेंट में नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, बिकॉज वी आर प्राइवेट टैक्स पेइंग सिटीजन्स, वी हैव टू प्रूव आवर प्रोमिस। टाइम पे टैक्स देना है, टाइम पे देश के नीचे के तबके को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अल्टीमेटली हमारा काम वही है, सबका मिलके। एनीवे, मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है। 100 डेज ऑफ द गवर्नमेंट में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, ये तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स बता देंगे। एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन, सो ऑल द डेटा इज कमिंग फ्रॉम पब्लिक डोमेन। हाउएवर देयर इज अ जेंटलमैन, मेरा ये जो डेटा है ये मैंने नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन और श्री आनंद रंगनाथन जो है, जो इंसिडेंटली बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इन द राइट एरियाज, एंड ही इज अ साइंटिस्ट। पहले जेएनयू में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। पता नहीं मुझे अभी वो प्रोफेसरी कर रहे हैं कि नहीं। तो इज अ ग्रेट गाय, उनका काफी रोल है मेरा ये डेटा कलेक्शन में, उनके इंटरव्यूज देखता रहता हूँ। तो आई शो यू, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। ये है हमारे प्रधानमंत्री जी, जन्मदिन की बहुत बधाई। आप लंबा जिए, और आपके पार्टी में जो दूसरे अच्छे लोग हैं, या देश के लिए जो भी अच्छे से अच्छा बेस्ट मैन है कंट्री का, उसको काम करने दें देश के लिए, वो बहुत अच्छा होगा। आई थिंक हर किसी का एक एज होता है जब उसको ग्रेसफुली साइड में हट जाना चाहिए। मैं तो यही कह सकता हूँ। दिस गाय इज आनंद रंगनाथन, काफी वेल इन्फॉर्म्ड बंदा है ये, और इसके काफी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स चलते रहते हैं। तो मैंने इनका डेटा लेके काफी डेटा निकाला है, मैं आपको बताता हूँ। नाउ इन द लास्ट 10 years, लेट्स लुक एट द गुड गुड पार्ट फर्स्ट। मतलब किसी को भी बिना मतलब क्रिटिसाइज, बिना तथ्यों के नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ से जो मैंने पूरा रिसर्च निकाल के स्टोर किया है, मैं एक एक बात आपको बताना चाहूंगा। दिस वीडियो का इंटेंशन इज ओनली टू गिव यू अ रिपोर्ट कार्ड काइंड ऑफ द लास्ट 10 years, एंड फर्स्ट 100 days ऑफ दिस न्यू गवर्नमेंट का एक रोड मैप, जो पता नहीं उन्होंने बनाया तो होगा, उनके पास तो यूपीएससी क्लियर किए हुए आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो तो बनाए होंगे। लेकिन हम एज अ टैक्स पेयर, ये हमारा एक रिपोर्ट कार्ड है। एक आगे, क्योंकि हमने हायर किया है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, हम उनको सैलरी देते हैं एज अ टैक्स पेयर, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। गडकरी जी का अगर हम अच्छे कामों की प्रशंसा करेंगे, तो जहां जहां वो गलत है, जैसे टोल टैक्सेस में बढ़ाना गलत है, सबसे पहले उनको निंदा करने वाला भी मैं ही रहूंगा। बिकॉज आई हैव हायर्ड वी हैव हायर्ड दीज गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये कोई हमारे सर के ऊपर बैठने वाले लोग नहीं है। एनीवे, द गुड पार्ट ऑफ द लास्ट 10 years, दिस गोना बी अ लॉन्ग वीडियो, तो आप कृपया करके आराम से चाय कॉफी लेके बैठ सकते हो, जो भी टाइम पे आप देख रहे हो, वेर एवर इन द वर्ल्ड यूर वॉचिंग इट। Last 10 years, the good part, multi-dimensional poverty has reduced from 29% to 11%. This is fantastic. जो बहुत सालों से नहीं हुआ था, वो हुआ 10 साल में। प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने कहा था, द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, एंड आई वाज होपिंग दैट हियर इज समबडी हु कैन चेंज दिस डायनामिक। अब आते हैं, पहले मेरे को पूरा सुन लीजिए, फिर आप अपना ओपिनियन जल्दी कभी मत बनाना। Inflation has gone down from 9.5-10% to 5%, and in fact less than 5, 4.5%, which is good. Institutions, RBI, बाकी ने अपना काम किया है।
ये 10 साल के पहले गुड पार्ट अचीवमेंट्स। जीडीपी पर कैपिटा जो बहुत ही ब्रूटल था हमारा, 1500 US डॉलर्स पर कैपिटा था, वो अभी 2500 US डॉलर हुआ है। अगर कोविड नहीं आया होता तो शायद हम 3000 US डॉलर पर कैपिटा जीडीपी पे आ जाते। चाइना का जीडीपी पर कैपिटा इज 10,000 US डॉलर्स। यूएस का जीडीपी पर कैपिटा इज 60,000 US डॉलर्स। 60,000 US डॉलर्स। तो अभी हमें पर कैपिटा में हम लोग 2500 है, 2500 US डॉलर्स पर कैपिटा जीडीपी। तो हमें बहुत बाकी है, रूम फॉर ग्रोथ। वो इसलिए है पर कैपिटा कम इसलिए दिखता है आपको, बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है ना, वी आर 142 करोड़ पीपल। तो लेकिन चाइना का $10,000 है पर कैपिटा, चाइना हमसे 4 गुना ज्यादा है पर कैपिटा। Okay, in 2014, there were only 5 cities with metros. Now it's 20 cities with metros. Good job there. There were 21,000 kilometers of railway line which were electrified 10 साल पहले. Today that figure is 63,000. So 3 गुना railway line electrify हो गई. Fair, good job. Electronics exports of India has grown 3 times. काफी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ग्रोथ आया है उसमें। डिक्सन टेक्नोलॉजी उसका एक क्लियर बेनिफिशियरी आप देख सकते हो। द लेंथ ऑफ हाईवेज दैट आर बिल्ट इन द लास्ट 70 years, जितने भी हाईवे बने हैं पिछले 70 सालों में, 75 years में, उसमें से हाफ पिछले 10 साल में बने हैं। सो कूडोज टू नितिन गडकरी एंड हिज टीम। आपने काम ठीक ठाक किया है, स्पीड अप किया है। डेली कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज भी बढ़ा है, डेली किलोमीटर वाइज तो डबल ट्रिपल हुआ है। अब वो क्वालिटी अलग मुद्दा है, वो किसी की अच्छी है, कॉन्ट्रैक्टर की अच्छी नहीं है, बट बाय एंड लार्ज अगर आप देश का जो फ्रीवेज और हाईवे नेटवर्क देखोगे वो काफी अच्छा हुआ है, इंक्लूडिंग द फ्रेट नेटवर्क ऑफ द रेलवेज अच्छा हुआ है। अच्छा मतलब जितना आज दिख रहा है 2024 में, मान के चलो 50% ऑफ इट जो काम है पिछले 10 साल में हुआ है। सिंपल एज दैट। तो सोचो आप पिछले 50 मतलब 10 साल में ही हुआ है, तो उसके पहले के 65 साल 65 years में क्या हुआ होगा। आई एम नॉट भक्त, आई एम नॉट संगी वंगी, आई एम अ टैक्स पेयर। तो मुझे उस हिसाब से ना ऊपर बिठाना ना नीचे करना, और मैं स्टॉक्स पे चर्चा ज्यादा करता हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करता हूँ। लेकिन हम लोग इस देश में टैक्स भरते हैं, तो ये आज बर्थडे गिफ्ट है हमारे प्रधान सेवक के लिए। लेंथ ऑफ हाईवेज मैंने बोल दिया। देयर वर 350 स्टार्टअप्स इन इंडिया इन 2014। एज ऑफ टुडे देयर आर 1,18,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस होंगे जो स्टार्टअप्स की तरह ही काम कर रहे हैं बट रजिस्टर्ड नहीं है फॉर वट एवर रीजन। फेयर इनफ। मतलब 350 से 1,18,000, तो ब्रिलियंट मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ स्टार्टअप्स है। म्यूचुअल फंड्स का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, AUM, it was 9 lakh crore in 2014. Today it is 65 lakh crore. So 7 times growth in the AUM of mutual funds in the last 10 years. Brilliant. सरकार पॉलिसी बना के देगी तो ये सब क्रेडिट सरकार का नहीं है, ये क्रेडिट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का है। और सरकार का सिर्फ इतना रोल है कि उन्होंने दखल नहीं दिया, बीच में काम करने दिया होगा लोग। हाईवेज में गवर्नमेंट, कुडोस टू। एक्सपोर्ट्स आर हाईएस्ट नाउ। हमारे एक्सपोर्ट्स काफी बड़े हैं, $700+ बिलियन एवरी ईयर। ये और बढ़ सकता है, कम से कम 3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट होना चाहिए, वो टारगेट है 1 ट्रिलियन का बाय द नेक्स्ट 2 years। इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल एज आई सेड। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स PMI जो है वो हाईएस्ट है, अभी कभी इतना हाई हुआ नहीं है, 16 मंथ के हाई पे है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं इस पॉइंट पे कि व्हाट इज द बेस्ट स्कीम लॉन्च बाय एनी गवर्नमेंट इन द लास्ट 30 years, 30, उसमें वाजपेयी साहब के 5-6 साल थे, कांग्रेस की सरकार थी 10 साल की। 1994 के बाद एक स्कीम है सरकार की विच इज प्रैक्टिकली एज पर, ये सारा डेटा है आनंद रंगनाथन जी के कलेक्शन से, तो मैं क्रेडिट उन्हीं को दूंगा। मैं तो सिर्फ नरेट कर रहा हूँ उनका वन ऑफ हिज इंटरव्यूज। क्या आपको लगता है बेस्ट स्कीम हो? पुट इट इन द कमेंट्स अगर आप ये प्रीमियर देख रहे हैं शो तो। GST, डिमोनेटाइजेशन कभी नहीं। अह, जो भी आप इमेजिन कर सकते, हाईवेज स्कीम बाय द गवर्नमेंट एज पर आनंद रंगनाथन जी, एंड आई अग्री विथ हिम क्योंकि डेटा हमारे सामने है। द बेस्ट स्कीम was launched in 1995 by a person called K. Kamraj. He never went to school, by the way. And वो स्कीम का नाम है मिड डे मील। मिड डे मील, जिसमें
450 kilocalories worth of nutritious food is given free of cost to 13 crore children. 13 करोड़ बच्चों को स्कूलों में मिड डे मील मिल रहा है, जिसके वजह से गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि कम से कम वो एक वक्त का न्यूट्रिशियस खाना खा पाए। उस वजह से उस बच्चे की शिक्षा हो जाती है, और इनडायरेक्टली हमारा जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ऊपर आया है पिछले 30 सालों। अभी भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत गैप्स है, वो तो एक अलग वीडियो बन सकता है। लेकिन जो ग्रास रूट नीचे का तबका जो है, 142 करोड़ में से जो 100 करोड़ जनता है जो दिन के 100 रुपए से कम कमाती है, उसको ऊपर लाने के लिए ये वाला इम्पोर्टेंट था। दिस वाज इन 1995 बाय के कामराज, अ पर्सन हु नेवर वेंट टू स्कूल। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का आधार मत लो, बंदे का नाम लेके बात करो सीधा सीधा। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आई थिंक वी आर डन विथ पॉलिटिकल स्लग फेस्टिंग। As a country, we are now on a treadmill. We are getting fitter and fitter. Balance sheets are getting stronger and stronger. But we need to treadmill में बैठ के भाग भाग के आप आगे नहीं पहुंच सकते। ट्रेडमिल से बाहर उतर के आपको एस्केलेटर पे जाना है, एयरपोर्ट पे, जो आपको ऊपर लेके जाए एस्केलेटर। दैट इज द ग्रोथ टू चाइना की आंख में आंख डाल के देखने के लिए। नाउ लेट्स कम टू द नॉट सो गुड पार्ट। और ये एक रोड मैप है हमारे, जो भी सरकार में आए, जो भी हम मेजोरिटी चुन के लाए, उनका ये रोड मैप मैं आपको देना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री ट्रेंड्स भी आपको दिखेंगे, राइट। आई हैव मेड ऑल माय वीडियोस इन इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, टू कवर नॉर्थ एंड साउथ बोथ पार्ट। a lot of my fans in South India have always commented to stick to English. उसके वजह से a little bit of more of English in this video. Now let's look at the not so good part. Why is it even today that 30 crore Indians live on 60 rupees a day? 60 rupees a day या उससे कम। 100 करोड़ लोग, उस 80 करोड़ जनता तो वो है जिनको रोज का 5 किलो मुफ्त का अनाज बांटा जाता है। लेकिन 30 करोड़ लोग ऐसे हैं, उसमें assimilated होंगे, who are working but who are living on 60 rupees a day or low. Most of these people are in Bihar and UP. यूपी का पॉपुलेशन है 24 करोड़, बिहार इज 10 करोड़। इफ यू एड द टू, वी आर 34 करोड़ पीपल हु आर वेरी डेंजरसली क्लोज टू द लोअर मिडिल क्लास। ओके, तो 34 करोड़ इंडियंस स्टे इन टू स्टेट्स विच इज यूपी एंड बिहार। यूएस का पॉपुलेशन इज 37 करोड़। यूपी प्लस बिहार मिला के इज क्लोज टू यूएस का पूरा पूरे यूएस का पॉपुलेशन। तो बहुत प्रॉब्लम है डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। 7.5 crore Indians still are working as child labor, which is practically illegal. मैं हैरान हूँ जी, बट कौन ध्यान देगा उस पर। डेटा एज आई सेड, आनंद रंगनाथन जी एंड नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कुछ अंश है। मेजॉरिटी ऑफ इट इज फ्रॉम दैट मैन विच आई शोड यू। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वी आर 161 आउट ऑफ 180, which is very low. We should be at least 95 or 100 out of 180. We are 161 out of 180. प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इतना इम्पोर्टेंट, जैसे कुछ काम हो या ना हो, हम लोग डेमोक्रेसी है ना, इंडिया है। वी आर नॉट लाइक नाजी जर्मनी और नॉर्थ कोरिया या डिक्टेटरशिप, तो ये है नहीं। तो जो मीडिया है उसका फ्रीडम इंडेक्स में नाम तो ऊपर आना चाहिए ना भाई। आज भी बहुत सारे लोग अपनी बातें बोलने से डरते हैं। आपने देखा ना वो अन्नपूर्णा फ्रॉम तमिलनाडु, उसके उस ओनर के साथ क्या हुआ, उसको अल्टीमेटली जाके हाथ जोड़ के फाइनेंस मिनिस्टर के सामने माफी मांगनी पड़ी फॉर समथिंग ही जस्ट सेड इन अ वेरी sarcastic tone बोलो या in a very humorous tone. He said about the GST on bun and GST on whatever cream, और एंड में उसने माफी मांगी। वो वीडियो उन्हीं की पार्टी यानी उन्होंने ही रिलीज किया है, रूलिंग पार्टी ने, दिखाने के लिए कि देखो हमारे एफएम के सामने लोग माफी मांग रहे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट ओनर्स। दिस थॉट ऑफ डेरोगेटरी कैपिटलिज्म बोलो या डेरोगेटरी एटीट्यूड ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, ये चुभता है। टैक्सेस तो हमको भरने ही है क्योंकि डिफॉल्ट भरेंगे हम। लेकिन ये जो एटीट्यूड है ना कि तुम हमारे गुलाम, एक्चुअली वो हमारे गुलाम है, हम लोग टैक्स पेयर है। 2 करोड़ जनता के पैसे पे पूरा देश चलाते हो। और जब कोई बिजनेसमैन, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर्स की तो पूरे 10 साल में कमर टूट गई। दोज
सेक्टर्स, वो इंडस्ट्री थी जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती थी पूरे देश में। उसका मिनिस्टर एसएमई एमएसएमई मिनिस्टर किसको बनाया? जीतन राम मांझी। कौन है वो? जो कोएलिशन पार्टनर है बिहार से, जिस आदमी ने कभी गाय गोबर भैंस घास और उसके आगे दुनिया नहीं देखी होगी। आई एम सॉरी टू से, ही इज नॉट फिट टू बी द मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई। मुझे पिछले 100 डेज में बताइए उसने क्या काम किया है एमएसएमई के लिए। अगर आप में से किसी को लगता है तो आप कमेंट में डालो, बिंदास, ओपन, फ्रीडम फॉर एवरीबॉडी। ओके, Dr. APJ Abdul Kalam, which I think is the greatest Indian by far that we have had, one of the greatest, if not the greatest, had a vision for India, Mission 2020, vision for India, कि we will be a developed country. अब वो विजन इस सरकार ने उठा के डाल दिया, विकसित भारत फॉर 2047। नो बडी इज प्रॉब्ली गोना बी अलाइव बाय देन, अभी के रूलिंग पार्टी में। तो ऐसा काम करो कि इतना आगे का बात बोल दो कि किसी को अभी लगे कि अभी तो हम ट्रांजिशन में। बस दे शुड हैव अ विजन फॉर 2030। we need exponential growth. We don't need incremental. We need exponential growth. N raised to the power of 5, वो वाला ग्रोथ चाहिए हमें। 0.5 5% 6% ग्रोथ तो मिल ही रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। कितना आसान था इस सरकार के लिए पिछले 10 साल में करना, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। और कितना मुश्किल बना दिया गया है बिकॉज ऑफ haphazard implementation of GST, unnecessary confusion in the mind of all honorable taxpayers। और मैं कोई सरकारी मंत्री को ऑनरेबल नहीं बोलूंगा। फॉर मी ऑनरेबल आर द टैक्स पेयर्स, जो सब कुछ जानते हुए भी देश में रह के टैक्स भरते हैं और सड़कों पे उतरते हैं। वो सड़कें जो सिटी वाइज, जैसे मुंबई की सड़कें आप देखो तो आपको कभी मन नहीं करेगा उस पर उतर के गाड़ी चलाने का, बट आप क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा ना। वी डोंट हैव गुंडे हमारे आसपास की हम जाके चुनाव लड़े। ये तो फैक्ट है, प्लेन फैक्ट। ओके, या 44% of our labor force is directly involved in agriculture. As a sector, agriculture is contributing only 16% to our GDP। यानी सबसे ज्यादा लेबर फोर्स उस सेक्टर में है जो टैक्स फ्री रखा हुआ है, जिसके इनकम पे सरकार को टैक्स भी नहीं चाहिए, ठीक है। और वो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन उसका सिर्फ 16% है। इट्स नॉट इवन मच, राइट। अब देर इज दिस डिस्पैरिटी कि अगर आप एग्रीकल्चर में इतना लेबर फोर्स डाल रहे हो जो नेचुरली ट्रेन्ड लेबर फोर्स है, उसको स्किल कहाँ है? हु इज गोइंग एंड स्किलिंग दीज फार्मर्स? कभी कोई सरकारी स्कीम सुनी है आपने कि मैं फार्मर्स को जाके एडुकेट कर रहा हूँ अबाउट इरिगेशन, अबाउट हाउ टू डू क्रॉप इंश्योरेंस, अबाउट हाउ टू मेक श्योर दैट क्रॉप्स आर मोर प्रोडक्टिव? जैसे शुगर केन में इतना पानी लगता है, चावल उगाने में इतना पानी लगता है, तो वो पानी या तो आप कोई दूसरा फील्ड पकड़ो या कोई और ऐसी मोलासेस बनाना, बायोफ्यूल्स बनाना फ्रॉम शुगर केन। कौन है सरकार से मुझे बताइए जो जाके उनको एडुकेट कर रहा है? कोई नहीं। कौन है ऐसी सरकारी स्कीम जो प्राइवेट सेक्टर को बोले कि हम तुम्हें पैसे देते हैं, यू गो एंड डू दिस नीडफुल फॉर द फार्मर्स? यही तो है काम उनका, जस्ट टू प्रोवाइड कैपिटल। एनीवे, 70 million hectares of agricultural land is destroyed by floods or drought in the last 7 years। या तो दो एक्सट्रीम, या तो फ्लड हो जाएगा या सूखा पड़ा रहेगा। 110,000 farmers have committed suicide because of this disparity, and quite a few of them, majority of them, are in Maharashtra, which is my state। तो ये सबसे ज्यादा दुख की बात तो हमारे स्टेट के लिए है। Quite a few of them are in our state। 110,000 farmers committing suicide, ये सब लास्ट 10 सालों में ही हुआ है। By the way, this is not 70 years। 81% of the farmers and croplands are not insured। उनका इंश्योरेंस नहीं है कि अगर फसल तबाह हो गई तो सरकार की तरफ से उनको बेसिक इंश्योरेंस जो बनता है, वो 81% फार्मर्स का नहीं है अभी तक। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बट कौन उसमें पैसा डाले जब तक कोई फोर्स नहीं करेगा? आपको लगता है सरकार फोर्स करेगी? LIC सिर्फ तभी पिक्चर में आता है जब अनाड़ी ग्रुप के स्टॉक्स गिरने लगते हैं, तो वो आके उठा लो, बचाओ इनको, चलो। एनीवे, 4,000 kilograms of rice per hectare is grown। That is only 45% of our maximum capacity of growing rice। यानी कैपेसिटी का सिर्फ 45% यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि पानी कितना लगता है चावल और शुगर केन उगाने में?
We are the world's second largest consumer second largest producer of sugarcane. It's a water intensive crop. The amount of water needed to make so much sugarcane, to produce so much sugarcane, is 1 quadrillion liters. Like Anand Raghunathan ji said, and he's right. Even I was not aware कि ये कोई word होता है quadrillion. मतलब ट्रिलियन के आगे मुझे लगा 1 quadrillion liters of water, which is equivalent to 10 Ganga Sagar dams, is required to create every year the kind of sugar cane that we are producing in the country. और सरकार इसको टोपी पहन के वाहवाही कर रही है कि देखो हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, अग्रीड। लेकिन उसके लिए आप फार्मर को क्या एमएसपी दे रहे हो? कभी सोचा है आपने? सिर्फ एमएसपी बढ़ा बढ़ा के क्या आपको दिक्कत दिख रही है कि पानी अपने देश का कितना कंज्यूम हो रहा है उस एसेट क्लास में, जो एसेट क्लास आपको शायद इससे बेटर कम पानी में, जैसे मिलेट्स, मिलेट्स पे इनका फोकस है, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि मिलेट्स को ग्रो करने में इतना आपको एफर्ट नहीं लगता है, उसको बढ़ावा दीजिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन वो तो अभी 2 साल पहले हुआ है। व्हाट वर यू डूइंग फॉर द लास्ट 8 years, 2014 15 16 से डिमोनेटाइजेशन करके जब फुर्सत मिली तो आप क्या कर रहे थे? यू हैव ब्रोकन द बैक ऑफ द मिडिल क्लास। और एक बात आप सब लोग याद रखना इस वीडियो में, अगर कोई बहुत अमीर है, वो लोन लेता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में उसकी कंपनी बंद होती है, उसका लोन एक्चुअली माफ, राइट ऑफ हो जाता है। बहुत गरीब है, 80 करोड़ जनता, उसको चावल 5 किलो राशन रोज का फोकट में मिलेगा, सरकार उसका भी ध्यान रख रही है, बहुत अमीर का भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन फंसता कौन है एट द एंड ऑफ द डे? 2 करोड़ टैक्स पेयर, मिडिल क्लास। इसीलिए हमारा कोई पॉलिटिकल अस्तित्व ही नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट अ वोट बैंक। हमारे वोटों से फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हमको निचोड़ा जा रहा है लेमन की तरह, लेमन स्क्वीजी हो गए हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे वीडियोस में डोंट लुक फॉर पॉलिटिकल माइलेज, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर, कोई फायदा नहीं है बॉस। अगर हम लोग टैक्स फ्री नेशन होते ना, तो मैं ये सब बातें करता पॉलिटिक्स के इधर उधर जाने की। हम लोग टैक्स भरते हैं बॉस, चाहे हम जितना भी टैक्स भरे, पीपल आर अकाउंटेबल टू अस, बट वी डोंट हैव अ पॉलिटिकल स्टैंडिंग येट बिकॉज टैक्स पेयर्स टुगेदर आर नॉट यूनाइटेड। एंड मैंने कहा ना, गरीब से गरीब पीपल विल टेक केयर, अमीर से अमीर गवर्नमेंट विल टेक केयर। इट्स द मिडिल क्लास जो बढ़ता जा रहा है, जिसपे टैक्स का बोझा बढ़ेगा वाया जीएसटी। दैट्स द प्रॉब्लम ओवरऑल। एनीवे, अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा बोलती है कि जीएसटी आने के पहले भी टैक्सेस लगता था, ऐसे बोलते हैं वीडियोस में, मैडम ऐसे बोलती है, जीएसटी आने के पहले भी टैक्सेस लगा था, वैट लगता था। आई नो, लेकिन वी ब्रॉट यू टू पावर टू रैशनलाइज एंड रिड्यूस दोस टैक्सेस। We didn't bring you to power to rename those taxes and add more of GST on it, right? Coming to, speaking of रिवर लिंकेज, जो सागरमाला इनका प्रोजेक्ट है, इसमें गडकरी जी भी जिम्मेदार हैं। उसका मकसद ये था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा मिले, जहां ड्राउट लाइक सिचुएशन है वहां पानी पहुंचे फ्रॉम द फ्लड लाइक सिचुएशन। वो रिवर लिंकिंग अभी तक इस देश में पिकअप नहीं हुआ है। देर आर वाटर ट्रेन्स विच आर गोइंग अराउंड इन द कंट्री एंड हमारे नेता ही आके उसको फ्लैग ऑफ करते हैं, रिबन काटते हैं। वाटर ट्रेन पानी लेके जा रही है, ट्रेनें ड्राउट के इलाकों में, रिवर लिंकेज नहीं है लेकिन पानी लेके जा रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर्स जो पिकअप करेगा बाय डिफॉल्ट झक मार के, और उसमें भी क्रेडिट लेने सरकार ही आएगी, लेकिन इसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहा है 10 साल में। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा तथ्य के साथ, फैक्ट्स के साथ। Paris, which is an international destination of repute, attracted 25 million tourists every year. 25 million is 2.5 crore. India as a full country got 11 million tourists the last year. अब आप सोचो, एक शहर है जहां अभी वायलेंस हो रहा है, माइंड पेरिस में कितनी मारामारी हो रही है, और उस शहर की भी थू थू हो रही है एक्चुअली, बट दे आर स्टिल अट्रैक्टिंग 25 मिलियन पीपल, क्योंकि टूरिज्म पे फोकस है ना स्ट्रेटेजिक, कि ये हमारे देश की इकोनॉमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, छोटे वेंडर्स का ऊपर बढ़ाता है स्टैंडिंग, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अर्निंग बढ़ सकता है। देर आर मोर, ये तो मैंने खुद देखा है, देर आर मोर होटल रूम्स इन यूएई देन इंडिया। कैन यू बिलीव दिस? छोटा सा देश है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 7 एमिरेट्स हैं उसमें,
अबू धाबी, दुबई, शारजा, रसल खैमा, फुजैरा और दो और। वो सातों यूएई को मिला के सब ज्यादा होटल है, पूरे देश से ज्यादा होटल्स हैं। कैन यू बीट दैट? आई कैन नेवर अंडरस्टैंड दिस डिस्पैरिटी। क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ टूरिज्म ज्यादा है, तो टूरिज्म पे फोकस किया तभी तो नंबर ऑफ होटल्स बढ़े हैं। देन only 30 million, which is 3 crore Indians, are as of now employed in the tourism sector, whereas it could have been 300 million. जिस सेक्टर में 30 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देने की क्षमता है, उसमें सिर्फ 3 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं इंडिया। द सन टेम्पल एट पेरू has 1.5 million tourists, which is 15 lakh tourists. The Sun Temple at Konark has 9,000 tourists. There is no incentive for a startup to promote tourism in the country. अब वो बढ़ रहा है, शायद बढ़ेगा, शायद अगले 5 साल बाद जब मैं ये कुछ वीडियो बनाऊंगा तो हमारे पास बेटर नंबर्स होंगे। बट पिछले 10 साल में तो टूरिज्म हैज बीन द मोस्ट इग्नोर्ड सेक्टर। टूरिज्म एंड द होटल इंडस्ट्री मोस्ट इग्नोर्ड, क्लासिकली इग्नोर्ड सेक्टर रहा है। बोध गया, जहाँ बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा ने, वहीं से उनकी स्टोरी और निकली है। दैट शुड हैव बीन द वैटिकन ऑफ द ईस्ट। अगर बोध गया जापान या साउथ कोरिया में होता ना, तो अब तक वो वैटिकन सिटी से, पेरिस से ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट कर चुके होते। 2.5 लाख पीपल विजिटेड द बोधि ट्री। ओके, तो ये नंबर अभी दिखता है बड़ा, लेकिन इसको अगर आप वैटिकन जैसा पढ़ाओगे तो कम से कम 2 करोड़ लोग आएंगे, जितने कुंभ के मेले में आते हैं वो तो मोस्टली देसी होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन टूरिस्ट बॉस। फॉरेन टूरिस्ट को देश में आके सेफ्टी चाहिए सबसे पहले, और कुछ नहीं, सेफ्टी और फेयर ट्रीटमेंट जो हम दे देंगे। चाइना हैज 20 मिलियन होटल रूम्स। हमारे साइज के हिसाब से चाइना से ही हम कंपेयर कर सकते हैं। वी हैव 0.2 मिलियन होटल रूम्स। चाइना हैज 20 मिलियन होटल रूम्स, 10 गुना ज्यादा। So now there is 5% GST on hotel rooms. But in a hotel, if you have a restaurant and a hotel room, they are charging 18% GST on certain items. This is the disparity of goods and services tax, जो simplify होना चाहिए। इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल वो अन्नपूर्णा के मालिक ने तमिलनाडु में दिया था, और बाद में आपने देखा उसको माफी मांगनी पड़ी, और वो वीडियो बेशर्मी से शेयर भी किया गया। 2015 में पीएम had प्रधानमंत्री had launched the Skill India Mission. It was supposed to have 40 crore skilled workers. You know how much they managed to skill in the last 10 years? 1.4 crore skilled workers. 40 crore का टारगेट था, 1.4 करोड़ स्किल हुए। इतना, ये दिस इज द अमाउंट ऑफ गैप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। द गवर्नमेंट रन्स 1825 PSUs, 1825 PSU सरकार रन करती है। द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस बाय द वे, लेकिन वो रन करते हैं। इसमें से 410 PSUs डिफंक्ट है। डिफंक्ट यानी नहीं चल रहे हैं, फिर भी उनके लिए एलोकेशन जाता है हर बजट में हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। और ज्यादा से ज्यादा PSUs बाकी बचे हुए में लॉस मेकिंग है, जिनको वो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत उनका कर्ज माफी होता है। PSU बैंक्स का लोन जो बकाया था, जो मिलना था, PSU बैंक्स की बैलेंस शीट क्लीन कैसे हो गई? क्योंकि द गवर्नमेंट हैज रिटन ऑफ, माफ मतलब रिटन ऑफ, राइट ऑफ किया है 9 लाख करोड़ ऑफ लोन्स। वो राइट ऑफ कर दिए गए, वो पैसा जो कभी वापस ही नहीं आएगा। वो 9 लाख करोड़ है सारे PSU बैंक्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट मिला के, 9 लाख करोड़ ऑफ टैक्स पेयर्स मनी नॉट कमिंग बैक। ये 10 साल में हुआ है जी। 48% of India's youth is not employable. I'm not saying they are unemployed. They are not employable. They are not skilled enough to be employed. 48%. And the unemployment rate in the country as of now is the highest in the last 10 years. It's 9.25%. It should be ideally 3 to 4% के बीच में। ये almost 3 गुना है unemployment rate. It is a bad situation for jobs. स्किल्ड लेबर को जॉब्स है, अल्ट्रा स्किल्ड सिटी ऑडियंस के लिए जॉब्स काफी है। बट जो नीचे का तबका है, जो अनएम्प्लॉयड रहता है, अब हर कोई तो IPS IAS नहीं बनेगा ना। एवरीबडी कैन नॉट क्लियर UPSC या IIT या IIM। और IIM की फीस कितनी है? 25 लाख रुपए।
कैन अ मिडिल क्लास पर्सन अफोर्ड टू, इवन इफ ही गेट सिलेक्टेड, टू पे द फीस ऑफ IIM 25 लाख? उससे अच्छा वो 2 लाख रुपए में अपना बिजनेस शुरू नहीं करे? क्या सरकार के पास और सरकार में जो बाबू लोग, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, जो IAS अफसर ही काम करते हैं, क्या उनको इतनी सिंपल से स्टैटिस्टिक्स और समझ नहीं दिखती है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे लोगों को स्किल करके एटलीस्ट उनको स्मॉल बिजनेस बढ़ाने का। अब आप बोलोगे वो मुद्रा योजना, ये कभी जाके मुद्रा योजना में लोन लेने की कोशिश करो, आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, हाउ इजी और टफ इट इज। आपको लगता है सड़क पे खड़े हुए गरीब लोग मुद्रा योजना में बिजनेस के लिए लोन मिलेगा उनको? यू रियली थिंक सो? ये सरफेस पे जो मीडिया हेडलाइंस होती है ना, ये बॉट आउट मीडिया की वजह से, उस वजह से लोग आजकल यूट्यूब ज्यादा देखते हैं टू अंडरस्टैंड द रियल इश्यूज ऑफ द कंट्री। या इन द हेल्थ सेक्टर वी आर द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर डायबिटिक या प्री डायबिटिक। जो डायबिटिक नहीं भी है वो प्री डायबिटिक स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। इतनी फार्मा कंपनीज है, हमने कोविड को बहुत अच्छे से हैंडल किया, नो डाउट अबाउट। वी वैक्सीनेटेड 140 करोड़ पीपल, डबल वैक्सीनेटेड देम। बहुत बढ़िया काम है, आई अपलॉड द गवर्नमेंट फॉर दैट। बट उसमें वो उनका ड्यूटी है, तो नतमस्तक होने की जरूरत नहीं, उसी के लिए चुना था, हमारा एक्सपेक्टेशन था, वो किया है। एक ऐसा इंडियन फार्मा कंपनी नहीं है जो आज तक डायबिटीज का एक $multi-billion ड्रग बना दे जो पूरी दुनिया को चाहिए। एक कंपनी ने नहीं बनाया सिंगल ड्रग। और MNCs जो बाहर की है वो आके बनाना चाहती है, लेकिन ऑब्वियसली उनके फिर टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होंगे, वो हमारे देश अलाउ नहीं कर सकता, नहीं तो हम MNCs के गुलाम हो जाएंगे इन फार्मा। इन फार्मा स्पेशली, you cannot adhere to the allow the MNCs to come and just dictate terms like that, because फिर वो फार्मा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। OTC काउंटर ड्रग्स फिर वो अपने नाम पे बेचेंगे, फिर देश को उसमें शायद गवर्नमेंट इतना प्रूडेंट हो कि वो नॉर्म्स और टर्म्स एंड कंडीशन स्ट्रिक्ट रखे, तब हमारे कंट्री को फायदा होगा ना भाई, है ना? सेमीकंडक्टर्स, 2004 से मैं सुन रहा हूँ वी आर गोना बी द सेमीकंडक्टर कैपिटल। इनफैक्ट 1999 से मैं सुन रहा था वाजपेयी साहब के टाइम से कि 2020 तक हम डेवलप मिशन हो जाएंगे, APJ अब्दुल कलाम, 20 साल का टारगेट था उनका। यू नो व्हाट, 25 साल पहले भी यही बातें मैं सुन रहा था, अभी भी मैं यही बातें सुन। I was 18 at that time. I'm 42 right now. I've been listening to the same ज्ञान कि अब इंडिया का डेकेड आया, अब इंडिया का टाइम आया, ये डेकेड इंडिया का है। अरे हमको नहीं चाहिए डेकेड। सेमीकंडक्टर यार, सेमीकंडक्टर मैंने 1999 में पढ़ा था, PN जंक्शन। इट वाज सच एन इम्पोर्टेंट फील्ड। 90% ऑफ सेमीकंडक्टर्स हम लोग आज भी ताइवान, जापान, वहां से लेते हैं। पूरा ताइवान का मार्केट है वो, TSMC जो एक ही कंपनी बनाती है, हम लोग पूरा उस पर लुट गए। इंडियंस के पास इतने क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, थे उस टाइम भी, VLSI में थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में थे। सेमीकंडक्टर एक सेक्टर को अगर हम लोग पुश करते, टुडे वी हैव लिटरली, वी वुड हैव रूल्ड द वर्ल्ड। जैसे आज ताइवान को कुछ भी होता है तो US सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? सारे डिवाइसेस, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, चिप्स में वहां के ताइवानी TSMC के सेमीकंडक्टर और चिप्स लगते हैं, जो बेसिक है, बेसिक, जिसके बिना डिवाइसेस काम नहीं कर सकते। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी 2004 में, 2005 में, 10 में, लेकिन हमने वो भी गवाई। और 2014 में भी थी, तभी भी हम कुछ कर सकते थे, बट वी डिडंट डू इट इन द लास्ट 10 years ऑल्सो। तो कोई पॉलिटिशियन दूध का धुला नहीं है, किसी को स्पेयर नहीं करना है। तकलीफें हर सरकार में आई है, लेकिन अगर हमने इनको चुन के लाया था 2014 में, बिकॉज दे सेड द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, दैट मीन्स यू शुड हैव प्राइवेटाइज्ड ऑल ऑफ दिस। अगर आप प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते, सरकार फैक्ट्रीज दे देती बिना कोई शुल्क के, एक्साइज ड्यूटी माफ करके, वैट उस टाइम था वो माफ करके, और टैक्सेस माफ करके इंसेंटिवाइज करती, मेक इन इंडिया किया आपने, उसमें सेमीकंडक्टर को एक क्लॉज डालते, कुछ एक्स्ट्रा करते, तो उसमें बनते ना सेमीकंडक्टर हमारे देश में। एंड आप किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर से जाके पूछिए, FIIs इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन FDI जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, a lot of people wanted to do business in India, but it is still so difficult to set up a factory in this country. It is absolutely impossible to work. इसीलिए लोग वियतनाम जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, बांग्लादेश में जाके सेटअप करते थे। वियतनाम इज स्टिल द फर्स्ट चॉइस। चाइना में जो लॉस हो रहा है, जो धंधा चाइना से बाहर आ रहा है, एक्चुअली हमारे पास आना चाहिए था।
लेकिन वो उसका पैकिंग ऑर्डर है। चाइना से फैक्ट्री पहले निकल के वियतनाम जाती है, फिर थाईलैंड देखती है, फिर फिलीपींस देखते हैं, फिर बांग्लादेश था, और फिर इंडिया का नंबर आता, जो बच गया वो आता था। बिकॉज इट इज नॉट इजी टू डू, to take licenses, approvals in this country. Um, okay, very few points left. 3 लाख करोड़ पीएसयू बैंक्स में हमने इन्फ्यूज किए सरकार ने, उनको बढ़ाने के लिए, उनकी बैलेंस शीट्स क्लीन करने के लिए। योगा, मेडिटेशन, सब कुछ हमने दिया, और वर्ल्ड ने उसको ग्लोरीफाई करके पावर योगा और पता नहीं क्या क्या वर्जन्स बना दिए। अभी लास्ट में मैं आपको दो ही चीजें दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस लेडी? इसका नाम वैसे लिखा हुआ है वहां पे, लेकिन आप मुझे अभी बता सकते हो कितने लोग जानते हो? जब ये प्रीमियर चल रहा है कमेंट जरूर करो। हाउ मेनी ऑफ यू नो द नेम ऑफ दिस लेडी? एनीबडी? एनीबडी नोस? शी इज लक्ष्मी कुट्टी। थैंक गॉड। ये लक्ष्मी कुट्टी, लेट मी क्रॉस चेक अगेन बिफोर आई मिस रिप्रेजेंट और मिस कोट एनी ऑफ माई ओन स्टेट। It's always better to cross check. Yes, लक्ष्मी कुट्टी, शी इज लक्ष्मी कुट्टी। ये इतने 40-45 साल से जंगलों में, आदिवासी आदिवासी बैकग्राउंड की एक आदिवासी समाज की लेडी है ये। इनको पद्मश्री अवार्ड हमने दिया है। बट लेट मी टेल यू इनका क्लेम टू फेम क्या है। She has created some different combinations of various indigenous medicinal herbs जो जंगलों में कुछ कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स जिनसे दवाइयां बन सकती थी, जिससे डायबिटीज, कैंसर वगैरह वगैरह क्योर हम इंडिजीनियसली अपने देश के अंदर ही बना के कर सकते थे। इन्होंने वो सब ढूंढ के निकाले। ये रोज कम से कम 40 पेशेंट्स को ट्रीट भी करती है। तिरुवनंतपुरम केरला के आसपास ये रहती थी। बेसिकली इनका सारा जीवन फॉरेस्ट में, जंगलों में गया है। और ये जो बाइट होते हैं ना, स्नेक बाइट या डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल बाइट्स, उसको ये जड़ी बूटी से क्योर करती। शी हैज फाउंड सम ब्रिलियंट मेडिसिनल, प्लांट बेस्ड मेडिसिनल, नेचुरल, आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस। और हमारी फार्मा कंपनीज ने क्या किया? किसी ने जाके इनसे पूछा है कि आप हमें ये बेच दीजिए, हम आपको पैसे देंगे और इसका एक बनाएंगे दवाई? आई डोंट थिंक सो हाफ ऑफ आवर फार्मा सीईओज मस्ट बी नोइंग हर नेम ऑल्सो। मुझे नहीं पता कौन इसके पास गया नहीं गया, मुझे ये पता है कि सरकार ने ऐसे लोगों को ढूंढा, लेकिन अगेन दिखावा करके पद्मश्री दे दिया। पद्मश्री का वो क्या करेगी? ऑफ कोर्स आपको देना है उसको पद्मश्री, दो, मॉनेटरी बेनिफिट दो, उसको एनकरेज करो। क्या आप में से कोई जाके उनको पैसे दे रहा है मंथली कि तू और ढूंढ के ला, हम ये बाहर भेजेंगे? अब पता है इनके साथ मतलब आगे क्या होगा, जितना मुझे लगता है। सम फॉरेन कंपनी विल कम टू इंडिया, टू केरला, गॉड्स ओन कंट्री, टूरिज्म में। उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो इनसे मिलेगा, वो इनका फॉर्मुलेशन के इनको पैसे देगा, और फिर यही फॉर्मूला स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री या यूरोपियन या यूएस बेस्ड कंट्री में जाके वो कोई दवाई बन के बाहर की कंपनी से इंडिया में आएगी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन सो मेनी। आपके सामने सॉल्यूशन पड़े, एक आदिवासी महिला के हाथ में अपना मेडिसिनल हर्ब्स का सॉल्यूशन था, लेकिन आपने क्या उसका एक्सट्रैक्ट किया? सिर्फ पद्मश्री देके। इफ एनीबडी नोज, हैज मोर नॉलेज इन लक्ष्मी कुट्टी जीज मैटर, यू कैन अपडेट इन द कमेंट्स। मेरे हिसाब से तो दीज आर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज जो हमारे देश में नहीं होनी चाहिए थी। वी शुड हैव हैड मोर ऑफ एनकरेजमेंट। अगर ये लेडी यूएस में होती, अब तक ये किसी ना किसी इनके फॉर्मुलेशन से कम 3 या 4 पेटेंटेड मल्टी बिलियन डॉलर ड्रग्स बन गए होते, जिससे शेयर होल्डर्स का फायदा होता, पेशेंट्स का फायदा होता, लोगों की जानें बच सकती थी। इंडिया का जो R&D स्पेंड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड, इज 0.7%। R&D नहीं करना है आपको तो कैसे ये सब चीजें आगे बढ़ेगी? यूएस का एवरेज R&D स्पेंड ऑफ कॉर्पोरेट इज 15 to 20%। इसीलिए सारे न्यू स्टार्टअप्स, न्यू एप्स, न्यू आइडियाज वहां से आती है, बिकॉज वो कैपिटलिज्म का जीता जागता सबूत है। वो लोग फंडिंग देते हैं कि बेटा ये ले 10 करोड़, जाके ढूंढो, पैसे लो, जाके इसका सोल्यूशन ढूंढो तुम लोग।
जब आप कैपिटलिज्म में पैसा दोगे तब काम होगा ना। आजकल के जमाने में बेईमान आदमी कौन है? बेईमान आदमी वो नहीं है जो काम नहीं करता है या जो पैसे मांगता है। बेईमान वो नहीं है जो आपसे पैसे मांगता है। बेईमान वो है जो पैसे देने के बाद काम नहीं कर रहा है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ करप्शन या बेईमानी। कि पैसा तो आपको मिल गया, आप काम करो भाई। नकल में भी अक्ल नहीं है। और फाइनली मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह हमारे देश का फ्लैग है, उसमें अलग अलग कलर्स हैं, सैफरन, वाइट, देन ग्रीन, टिंज ऑफ ब्लू। देख लो आप, इंडिया का फ्लैग सबके पास होगा, हमारे घर में है। इतना हम लोग फ्लैग होइस्टिंग में उसको रोल करते हैं ना। तो एक देश जो होता है ना, वो अलग अलग विचारधाराओं से बनता है। यू नीड मल्टीप्लिसिटी एंड प्लूरैलिटी टू मेक अ कंट्री। You cannot have one man or two men running the country. You cannot have एक आदमी के मूड के ऊपर डिमोनेटाइजेशन जैसा बड़ा फैसला हमने कर दिया, गेम चेंजर करके कर दिया। नहीं होता है ऐसे, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती है। दिस इज हाउ डिक्टेटरशिप वर्क्स। डेमोक्रेसी नीड्स, व्हाई डू यू हैव आईएएस ऑफिसर्स, व्हाई डू यू हैव मिनिस्ट्रीज, व्हाई डू यू हैव पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी? क्यों पाल के रखा है? क्यों पगार उनको दे दे? ताकि वो ग्राउंड से आपको ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराएं। जो प्रधान सेवक आधी रात को 2:30 बजे उठ के नीरज चोपड़ा को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सिल्वर मेडल के लिए, वो जाके मणिपुर में एक दिन टूर नहीं कर सकते? वो लक्ष्मी कुट्टी जी के साथ मिल नहीं सकते हैं? उनके पास टाइम है? ओलंपियंस, ऑफ कोर्स उनकी ड्यूटी है, उनको करना चाहिए एनकरेज। बट क्या ये उनका काम है? इज इट अ पार्ट ऑफ हिज के आर ए, की रिजल्ट एरियाज? अगर एक कॉर्पोरेट में होते ना, तो अब तक 5 बार फायर हो चुके होते, रिटायर तो हो ही जाते 60 पे। बट ही वुड हैव बीन फायर्ड, नॉट बिकॉज ऑफ द इंटेंशन इज करेक्ट। उनको हम कॉर्पोरेट में कंसल्टेंट बना के यूज करते, मार्गदर्शन कमेटी जो इन्होंने ही बनाई है, जिसमें पुराने इनके लीडर डाल देते हैं ना, उसमें हम इनको यूज करते, एक्सपर्टीज ऑफ थॉट यूज कर सकते थे। बट he is, we nobody would have made him the CEO, because CEO doesn't run autocratic. CEOs are democratic. They have departments. Every department reports to them. आज इसी गवर्नमेंट के नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कहते हैं कि खुद उन्होंने एडमिट किया है आज की पोस्ट में कि हर लेवल पे करप्शन है। ही हैज एडमिटेड, जब तक फाइल के ऊपर पैसे ना रखे कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में हमारे देश की फाइल आगे नहीं बढ़ती। दीज आर हिज स्टेटमेंट्स। या और एक कमेंट भी आया था उस पे कि बात सही है उनकी, हमारे सब्सक्राइबर की, कि सब कुछ सेंट्रली कनेक्टेड है। एक्चुअली सॉल्यूशन ये है कि आप डिसेंट्रलाइज करो ना, स्टेट्स को अपना 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 देख के, फिर वो देश स्टेट बाय स्टेट ग्रो करेगा। जैसे मैं अगर महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मेरे को मेरे स्टेट के प्रॉब्लम्स पहले देखने हैं। सब कुछ अगर एक आदमी दो आदमी सेंटर से आएगा तो फिर उनके ऊपर भी तो लोड ज्यादा हो गया, तो उसमें तो वो अपनी मनमानी ही करेंगे, चाहे वो पीएम हो, एचएम हो या एफएम हो। फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको जून 4 जून से ही कहा था आज ये पूरे सीरीज का आखिरी वितरण मेरे को देना था, तो मैंने एक्स्ट्रा वीडियो आउट ऑफ माय वे जाके ये बनाया, जबकि आई कुड हैव मेड माय स्टॉक एनालिसिस या म्यूचुअल फंड एनालिसिस जो मैं बनाऊंगा ऑफ कोर्स। बट क्यों करता हूँ मैं ये सब इस एरिया में, क्यों मैं? क्योंकि दुख होता है एज अ टैक्स पेयर कि we are a land of opportunities, we should not be a land of missed opportunities. बिकॉज पिछले 25 साल से मुझे यही फीड किया गया था हर 5 साल में कि ये हमारा दशक है, दिस इज आवर डेकेड, आवर डेकेड। वो करते करते देखिए 60% मोर देन दैट ऑफ माई लाइफ इज गॉन। यही कब आएगा हमारा डेकेड? कब वो मिशन 2020 था जो अभी विकसित भारत 2047 हो गया है? कौन जिंदा रहेगा तब तक के लिए? मतलब अच्छा काम हुआ है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया। बट जो काम हुआ है ना, दैट इज ओनली 10% ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बदला गया था 2014 में ताकि वो बदलाव, चेंज लाएगा। वी वोटेड फॉर चेंज, वी आर नॉट गेटिंग दैट चेंज सो फार। इट हैज ओनली ग्रोन वर्स। अभी तो मैंने सिर्फ 25% इश्यूज आपको बताए, 75% और भी इश्यूज है होटल्स के लाइसेंसेज में, एक फूड ट्रक लगाने के लाइसेंसेस में। छोटे बिजनेसेस की तो साहब कमर टूट गई है। यूपीआई यूपीआई करके हमने सब कुछ कर लिया। यूपीआई की कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने सबसे प्रॉफिटेबल क्वार्टर और एनुअल रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बॉटम लाइन पे बैठी है 1100 करोड़।
और आप अभी उसमें भी कॉम्प्लिकेशन चाहिए, जीएसटी भी बढ़ाना है। समवेयर योर आईएएस ऑफिसर्स, योर एडवाइजर्स हैव टू बी बेटर। You can't just click pictures of every festival and show that हम, या हर सो स्पोर्ट्स ओलंपियंस की मेहनत है, उनकी मेहनत है, उनके साथ फोटो निकाल के आप क्या कर रहे हो? आपने थोड़ी ना उनके लिए क्या किया है, स्टेट का बजट ही दिया है ना। अगर नीरज चोपड़ा मेडल जीत के आता है बेचारा, सरकार ने उसको एनकरेज किया, तो उस पर कोई एहसान नहीं किया है, वो हमारा टैक्स पेयर का ही पैसा है। हमने ही दिया है ताकि हमें और ओलंपियंस चाहिए। रात को 2:30 बजे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने का क्या मतलब है? मतलब वाई डू वांट टू ऑलवेज बी द फोटो अपॉर्चुनिस्ट? जहां आता है फोटो लेके, मेडिटेशन करने जाना है तो भी आपको कैमरा लेके जाना है। सीजेआई के घर पे जाते हो फेस्टिवल में, वहां आरती दर्शन कर रहे हो, वहां भी कैमरा लेके पहुंच क्यों? अपने पर्सनल लाइफ में करो ना जो करना है। वाई डू वांट टू मेक पॉलिटिक्स आउट ऑफ एवरीथिंग? ये सब मेरा हम्बल प्रेजेंटेशन है। अह, अगर कोई, मतलब हम तो अपनी ही बात करेंगे ना, बट आई थिंक दिस ऑल्सो हैज अ रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 6-7 ईयर्स। 2030 तक अगर ये सब चीजें 50% भी इम्प्रूव हो गई, तो मैं मान जाऊंगा कि आप नॉन बायोलॉजिकल हो और वाकई में आपको ऊपर से भेजा गया। करके दिखाओ। 2029 मई तक तो टाइम है आपके पास। सरकार पहले, सरकार तो बचाओ, सरकार बचाइए, और बाकी चीजें अपने अनाड़ी लोगों को संभालिए, जो अनाड़ी को आप लेके घूमते रहते हो। बहुत काम करना है सर आपको, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और अगर आप नहीं कर सकते, इफ यू आर 72 या 74 टुडे, लंबी उम्र हो आपकी, यू कम इन द मार्गदर्शन कमेटी, रिटायर हो जाओ, दूसरे को काम करने दो। मेक अ 55-year-old young politician and ask him to work on targets like a CEO of a private company। सारी सरकारी कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दो। खाली एयर इंडिया आपने मर मर के किया, बाकी कोई कंपनी कर ही नहीं पाए वो प्राइवेटाइज। ये तो चलता रहेगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गॉड ब्लेस आवर कंट्री एंड गॉड ब्लेस आवर स्टेट।